हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35, यानी कि 32, 33, 34, 35 वाले अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इससे संबंधित हम बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये मौलिक अधिकारों का सबसे आखिरी मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब जितने संविधान में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का उपचार मतलब इलाज, ये अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 32 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से आप सभी अनुच्छेद की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यदि आप कार्रवाई करना चाहें तो डायरेक्ट कार्रवाई करके अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अनुच्छेद के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। यदि अनुच्छेद 32 समाप्त कर दिया जाए तो मौलिक अधिकार समाप्त, और मौलिक अधिकार समाप्त मतलब व्यक्ति समाप्त, और व्यक्ति खत्म, इसका मतलब यह है कि राज्य समाप्त हो गया, और यदि राज्य खत्म हो गया तो संविधान खत्म। इसलिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि संविधान सभा के द्वारा जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और आजकल जो नए विचारक आ रहे हैं वो नीति निर्देशक तत्व को, यानी कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व को जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं। लेकिन मेरे अनुसार मैं भीमराव अंबेडकर जी की बात से सहमत हूं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा मानने के पक्ष में हूं। आज हम बात कर रहे हैं धारा 32 से संबंधित क्या क्या रेमेडी हमको प्राप्त हो सकती हैं, उससे संबंधित हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट हमको रेमेडी देता है, यानी कि मूल अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो इसके लिए हम अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि हम निचले न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। इसमें एक बात और है, अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है और स्वयं अपने आप में भी मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है। यह अन्य प्रकार की सहायताओं के लिए भी रिट पिटीशन लगाने का अधिकार हमको देता है। हम बात करते हैं रिट पिटीशन की। रिट पिटीशन कितने प्रकार की है और ये कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से लगाई जा सकती है, इससे संबंधित हम बात करते हैं। रिट पिटीशन जो है सबसे पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या रिट
अब ये क्या है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। होता क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी शासकीय व्यक्ति द्वारा, यानी कि पुलिस के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा या सैनिक के द्वारा, सैनिकों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को बंद कर दिया जाता है, जिसका बंद करने का कोई कारण नहीं होता, उसको निरोध में रखने का कोई कारण नहीं होता, इसके पश्चात भी उसको बंद करके रखा जाता है। ऐसे समय में वह व्यक्ति स्वयं या उसका कोई परिजन या कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लगा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति सहित बंदी को बुलवाएगी और उस सरकारी व्यक्ति से यानी कि राज्य से ये कारण पूछा जाएगा कि इसको निरोध में क्यों रखा गया है। पर्याप्त कारण नहीं होने की दशा में उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब बात करते हैं हम परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश का मीन्स है परम आदेश। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश कौन देता है? ये आदेश देता है न्यायालय। न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि हम याचिका या तो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे या फिर हाई कोर्ट में लगाएंगे। तो आदेश कौन देगा? न्यायालय। अब न्यायालय क्या क्या आदेश देता है? परम आदेश यानी कि सबसे बड़ा आदेश ये देते हैं। अब ये किस संबंध में देते हैं? ये मौलिक अधिकारों का यदि हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश ला सकते हैं और हाई कोर्ट से भी ये आदेश प्राप्त कर सकते हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक जितने भी अधिकार आपके हैं वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इनमें से किसी एक अधिकार का भी हनन यदि आपका होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परम आदेश प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके गली मोहल्ले में बहुत मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, जिसके कारण से आप नहीं रह सकते और बार बार नगर पालिका को समझाने के बाद भी नगर पालिका सुनने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई इससे तो गंदगी ज़्यादा होगी और जो है लोगों के प्राण संकट में आ सकते हैं इससे। इस प्रकार की यदि आप बात करते हैं और लोग नहीं मानते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में परमादेश प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रिट पिटीशन लगा करके आप ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी हो रही है और इससे लोगों के प्राण संकट में है और ये मौलिक अधिकार का हनन है। तो वहाँ से परमादेश यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर भी आप याचिका लगाएंगे वहाँ से जो है एक परम आदेश आएगा जिसके अंतर्गत नगर पालिका को या राज्य को, राज्य मतलब नगर पालिका, शासकीय निकाय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सभी राज्य में आते हैं, यानी कि राज्य को उस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं अगला, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध यानी होता है रोकना। रोकना किसको? यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निचले न्यायालय को किसी भी आदेश को, उसके किसी भी आदेश को रोक सकता है या प्रकरण की कार्यवाही को रोक सकता है या किसी भी प्रकार की कार्यवाही को रोकने का अधिकार ऊंचा न्यायालय नीचे न्यायालय को रोकने का अधिकार रखता है। यानी कि ये अधिकार व्यक्ति से न्यायालय या न्यायालय से व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ये अधिकार न्यायालय से न्यायालय को प्राप्त हैं। यानी कि सुप्रीम न्यायालय से निचले न्यायालय को ये अधिकार, इस अधिकार का उपयोग जो है अपर न्यायालय जो है लोअर न्यायालय के लिए करता है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, हम इसका संधि विच्छेद करें।
उत्प्रेषण मतलब, उत मतलब होता है ऊंचा और प्रेषण यानी भेजना, यानी कि ऊपर लेवल से कोई आदेश नीचे लेवल पे भेजा जाए, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। अगला है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा मतलब, इसको यदि हम डिफाइन करें तो अधिकार पर प्रश्न, यानी कि आपका क्या अधिकार बनता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो शासकीय सेवक है, लोक सेवक है, वह अपने अधिकार का यदि दुरुपयोग करता है, यानी कि अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के कार्य करता है, तो इस संबंध में न्यायालय उससे ये पूछेगा कि आपने ये किस अधिकार के अंतर्गत कार्य किया है। मान लेते हैं कोई एसडीएम कलेक्टर का पावर रखते हुए काम करने लग जाए, अपने आप को कलेक्टर समझने लग जाए, और कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश जो होते हैं वैसे आदेश, यदि वैसे पावर को रखते हुए कोई एसडीएम यदि आदेश कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के कोई आदेश किया है। ऐसे समय में अधिकार प्रच्छा लेख जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। इस प्रकार से हमने देखा कि जितनी भी रिट याचिकाएं हैं, ये रिट याचिकाएं अपने अपने समय पर अपने स्थान पर होती हैं, और इन्हें व्यक्ति मूल अधिकार को बचाने के लिए या मूल अधिकारों के हनन होने पर ये रिट याचिकाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है। हाई कोर्ट में धारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लगाई जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति इस याचिका को प्रस्तुत कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद। अगला जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि व्यक्ति में और किसी शासकीय व्यक्ति में अंतर है। अब क्या अंतर है देखते हैं। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसी, सरकारी विभाग, भार साधक पद और सूचना संचार से संबंधित संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से भिन्न होंगे, और उनके मुकाबले, आम आदमी के मुकाबले, मतलब कुल मिला के ये है कि आम आदमी के मुकाबले जितने पदधारी व्यक्ति हैं, जो सरकारी व्यक्ति हैं, उनके पद कम, उनके मूल अधिकार आम आदमी के मूल अधिकार से कम होंगे। मूल अधिकार में मतलब कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है, लेकिन ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी सरकारी कर्मचारी को इतनी नहीं है जितनी एक सामान्य व्यक्ति को है। सामान्य व्यक्ति किसी भी सरकार को कुछ भी कह देता है, उसके ऊपर ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विरुद्ध बोल दे तो तुरंत सस्पेंड हो सकता है और तुरंत उसकी नौकरी जा सकती है। यानी कि उसके अधिकार जो हैं, वो मौलिक अधिकार जो हैं, वो लिमिटेड हैं, जबकि एक सामान्य आदमी के मौलिक अधिकार ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। यह बताता है अनुच्छेद 33। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब भी कभी मार्शल लॉ लागू होगा, यानी कि जब भी कभी सैनिक विधि लागू होगी, उस समय जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे मौलिक अधिकार शिथिल हो जाएंगे, यानी कि इनेबल हो जाएंगे, यानी कि फिर उनका पालन नहीं करवाया जाएगा, या उनके खिलाफ आप कहीं पर भी नहीं जा सकते मार्शल लॉ के टाइम पर या सैनिक विधि के समय।
अर्थात सैनिक विधि जहां पर लागू होगी राज्य के किसी भी क्षेत्र में या पूरे राज्य में, ऐसे समय में आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो शिथिल हो जाएंगे। अब कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो शिथिल नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार शिथिल नहीं होंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है वो हमेशा बनी रहती है, ये कभी शिथिल नहीं होती। ये 1978 से ये लागू हुआ है। 1978 के पहले सारे के सारे मौलिक अधिकार शिथिल हो जाते थे जब आपातकाल लगता था या सैनिक विधि या मार्शल लॉ लगाया जाता था उस समय। लेकिन 1978 में इसमें परिवर्तन हुआ है और संविधान पीठ ने जो है इस संबंध में बताया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है और इसको शिथिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 34 जो है ये बताता है कि कोई भी मार्शल लॉ या सैनिक विधि लागू होने पर मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, वो शिथिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात और, जब मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा, उस समय की बात करते हैं, मान लो मार्शल लॉ लगा हुआ, मार्शल लॉ खत्म हो गया, उसके बाद वापस से ये मूल अधिकार वापस प्राप्त हो जाएंगे और मार्शल लॉ के टाइम पर यानी कि सैनिक विधि के समय में यदि किसी व्यक्ति ने आपके मौलिक अधिकारों का अतिरिक्त हनन कर दिया है, मान लो कोई सैनिक ने आपके साथ मारपीट की है या आपके हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया, या आपके घर में घुस करके ऊट पटांग काम करा, या घर में घुस करके सामान इधर उधर बखेर दिया, या आपके साथ मारपीट की, तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए सैनिक विधि समाप्त होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। लेकिन जब सैनिक विधि लागू होगी उस समय हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये कहता है अनुच्छेद 34। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 आज से साल भर पहले बहुत सुर्खियों में रहा है, ऐसा शायद आप लोगों को पता होगा। अनुच्छेद 35 और धारा 370, यहाँ पर हम बात अनुच्छेद 35 की कर रहे हैं और जो सुर्खियों में रहा है वो अनुच्छेद 35A और धारा 370 है, ना कि 35। अनुच्छेद 35A हमारे संविधान का अंग ही नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में कहीं से कहीं तक अनुच्छेद 35A जोड़ा ही नहीं गया है। तो फिर ये 35A क्या है? 35A को समझने के पहले हम अपने जो है जिस पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं अनुच्छेद 35, इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम अनुच्छेद 35A की भी बात करेंगे। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? सिर्फ हम 35 की बात कर रहे हैं, 35A की बात नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 35, अब अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 जो है मूल अधिकारों से संबंधित बात करता है कि यदि मूल अधिकारों को लागू करने में या अतिक्रमण करने में संसद द्वारा या दंड का जितना भी दंड के मतलब के अपराध, यदि एक मिनट में पूरी बात आपको इस तरह से समझाता हूं कि यदि किसी प्रकार का कोई अपराध जो मौलिक अधिकार में विवरणित है, इस प्रकार के अपराध से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद जो है मौलिक अधिकारों में अपराध से संबंधित कानून बनाने की शक्ति रखती है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मूल अधिकारों से संबंधित विद्यमान समस्त विधि तब तक यथावत रहेंगी, यानी कि तब तक वैसी की वैसी रहेंगी, यानी कि मूल अधिकार तब तक वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक उन्हें संसद के द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता, संशोधित नहीं कर दिया जाता या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।
हमने अपने चैप्टर को यहाँ पर समाप्त किया है। अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की हमने चर्चा की है और इस प्रकार से यह मूल अधिकार यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 35A क्या है? अनुच्छेद 35A यदि आप देखेंगे तो भारत के संविधान के किसी भी स्थान पर अनुच्छेद 35A नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप कोई वेयर एक्ट उठा लें, चाहे मूल संविधान उठा लें, या संशोधित जितने भी संविधान हैं वो सभी उठा के देख लें, उसमें अनुच्छेद 35A का विवरण कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अनुच्छेद 35A इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इससे संबंधित मैं आपको बताता हूं कि संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि संसद के दोनों सदन, विधानमंडल, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये मिलकर के किसी विषय में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बाकी और किसी विषय और बाकी किसी व्यक्ति को, यानी कि बिना संसद के संविधान में कोई कॉमा भी नहीं लगाया जा सकता या नहीं हटाया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 35A राष्ट्रपति की उद्घोषणा का परिणाम है, इसलिए इसे संविधान का अंग नहीं माना जाता है। खैर, अब तो हम उसकी बात क्या करें, अब तो अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था संविधान में, तो उसके मूल अंग में नहीं जोड़ा गया था। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 35A हटा दिया गया है और धारा 370 को भी हटा दिया गया है। इस संबंध में हम बाद में इस विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें और लाइक करें। धन्यवाद।